So hello learners, once again I welcome you all in my class. हम सेकेंड लेक्चर कर रहे हैं लॉगरिथम. हमारा फर्स्ट लेक्चर हो चुका है एंड दिस इज आवर सेकेंड लेक्चर. फर्स्ट लेक्चर में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, कुछ लॉज पढ़े थे लॉ के, जो अभी मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ सो दैट कि आपकी रिवीजन भी हो जाए. एंड कुछ इंपॉर्टेंट लॉज होते हैं वो मैं सारे अभी राइट डाउन कर लूंगा. और आज हमारा जो मेन फोकस होगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे होगा एंड किसी क्वेश्चन को, लॉ के क्वेश्चंस को कैसे टैकल किया जाता है उस पे ये हमारा पूरा फोकस होगा आज का लेक्चर. सो ये सेकेंड लेक्चर है एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स जो लॉग में आप लोग पढ़ोगे. सो सबसे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या किया था. देखो कुछ इंपॉर्टेंट लॉज थे जिसको मैं यहाँ पे दोबारा से लिखने जा रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं. ये पिछले क्लास में हमने ये सारे के सारी प्रॉपर्टीज कर ली थी जो अभी मैं लिख रहा हूँ एंड मे बी अगर एक दो नई प्रॉपर्टीज लिखूं तो मैं उस टाइम मेंशन कर लूंगा. सो फर्स्ट जो था वो ये था कि लॉग 1 टू द बेस b, इसकी वैल्यू 0 होती है. क्यों 0 होती है? क्योंकि b रेज़ टू पावर 0 हम अपने आप 1 होने वाला होता है. ठीक है, b रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है. एंड इससे पहले हमने लॉ की डेफिनेशन भी पढ़ी थी. लॉ की डेफिनेशन क्या होती थी? लॉ की डेफिनेशन यार ये होती थी कि अगर लॉग x टू द बेस b इज इक्वल टू y है, सो दिस इज सेम एज, क्या करना पड़ता था? दिस इज सेम एज कि b की पावर y करने पे अपने पास x आ रहा है. सो x इज इक्वल टू b रेज़ टू पावर y. सिंपल, ये लॉ की डेफिनेशन पढ़ी थी. फिर उसके बाद ये था, उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो, सेकंड लॉ लिख सकते हो कि लॉग कैपिटल n टू द बेस कैपिटल n ये हमेशा 1 के इक्वल होता है. थर्ड लिख सकते हो आप लोग लॉग 1 बाय कैपिटल n टू द बेस n, या फिर लॉग n टू द बेस 1 बाय n, ये हमेशा -1 के इक्वल होता है. आप लोग खुद भी सोच सकते हो कि बेस की पावर मुझे बेस का रेसिप्रोकल n का रेसिप्रोकल ही करना पड़ेगा सो दैट कि 1 बाय n आए, या 1 बाय n का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा सो दैट कि n आए. नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी कि log b और इनपुट में mn हो, m इंटू n, तो इसको मैं कैसे लिख सकता था? log m टू द बेस b प्लस log n टू द बेस b, इस तरह से लिख सकता था. इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि अपनी फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी हो जाएगी, log b इनपुट में m बाई n है. पहले क्या था? पहले तो m इंटू n था, अब m बाई n है. तो m इंटू n के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे प्लस साइन आया था, अब यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा. सिंपल, तो यहाँ पे आ जाएगा log m टू द बेस b माइनस log n टू द बेस b. ठीक है, उसके नेक्स्ट हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि log, दिस इज आवर सिक्स्थ प्रॉपर्टी, log b रेज टू पावर, या b नहीं करता, log लेट्स से n, कैपिटल n रेज टू पावर, कैपिटल n रेज टू पावर m है और बेस b है. तो इसका क्या होता है, जो पावर होती है इनपुट की वो आगे आ जाती है, तो m टाइम्स log n टू द बेस b हो जाएगा. सेवेंथ प्रॉपर्टी, उसके बाद हमने बेस चेंज फॉर्मूला किया था. हमने देखा था कि दो लॉग अगर क्वोशंट में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, क्वोशंट फॉर्म में है, एक लॉग न्यूमरेटर में दूसरे लॉग डिनोमिनेटर में है, तो वो बेस पे डिपेंड नहीं करते हैं. ठीक है, उनका बेस अलग हो सकता है. तो यहाँ पे इसका सीधा सा मतलब ये है कि लेट्स से लॉग a टू द बेस m है डिवाइडेड बाय लॉग b टू द बेस n है, तो इसको मैं m है, तो इसको मैं डायरेक्टली कैसे लिख सकता था? log a टू द बेस b. ठीक है, log a टू द बेस b, या फिर कुछ ऐसे, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं. मतलब ये जो इनपुट है ये न्यूमरेटर में आ गया विद बेस, विद सम बेस m, कुछ भी बेस लगा सकते हो बट बेस शुड बी सेम. m लगाया, यहाँ पे मैंने m लगाया, यहाँ पे n लगाओगे तो n लगाना पड़ेगा. और सिमिलरली ये जो बेस है, ये जो यहाँ पे log का बेस है वो इधर आ गया डिनोमिनेटर में. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एट्थ प्रॉपर्टी. एट्थ प्रॉपर्टी ये हो जाएगी कि log a रेज टू पावर m एंड बेस की पावर n है. तो इससे क्या होता है, ये प्रॉपर्टी होती है कि जो भी a की पावर होगी, जो भी इनपुट की पावर होगी, ये देखिए जैसे इनपुट है तो उसकी पावर कितनी m, और यहाँ पे बेस है, बेस की पावर कितनी n, तो जो इनपुट की पावर होगी वो आगे आ जाती है m, जैसे कि ये वाला था m, एंड जो बेस की पावर होगी, अगर बेस की भी पावर है तो वो डिनोमिनेटर में आ जाती है n, log a टू द बेस b. इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा, इसकी यही एप्लीकेशन है. ठीक है, इसका एक पर्टिकुलर केस ये है
ये वाली प्रॉपर्टी सिक्स प्रॉपर्टी जो है 8 की पर्टिकुलर केस है। कैसे? देखो यहाँ पे जनरली हम देख सकते हैं कि a रेस टू पावर m और b रेस टू पावर n है। सो इनपुट की पावर आगे आगे और बेस की पावर भी आगे आगे। सिमिलरली यहाँ पे देखिए n की पावर m है, n की पावर m है, वो तो आगे आगे है, और बेस की पावर कुछ नहीं है, दैट मींस 1 ही है, तो 1 अपॉन m अपॉन 1 भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहीं से ये पर्टिकुलर केस भी है। नेक्स्ट नाइन्थ प्रॉपर्टी है कि लॉग ऑफ लेट्स से लॉग किसी की पावर है, a की पावर है लॉग, मान लेते हैं a की पावर है लॉग, ठीक है। अगर ये यहां तक हो गया तो ओके, अब लिखता हूं मैं लॉग a की पावर लॉग b टू द बेस n है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? दिस इज सेम एज b रेस टू पावर लॉग a टू द बेस n। क्या किया? ये दोनों इंटरचेंज हो गए, मैं कलर दूसरा यूज कर रहा हूं, ये दोनों इंटरचेंज हो गए। जिसकी पावर लॉग था, लॉग की इनपुट और ये नंबर, ये दोनों इंटरचेंज हो गए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कैसे क्वेश्चन में यूज हो जाता है, देखो कितने अच्छे से क्वेश्चन में यूज हो जाता है। 3 रेस टू पावर log 4 81 है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, नाइन्थ वाली प्रॉपर्टी का। ये दोनों इंटरचेंज हो गए, 3 और 4 इंटरचेंज हो गए, तो क्या बनेगा? ये 4 रेस टू पावर log 3 81। अब क्या करेंगे? अब इसमें हम, ठीक है, इसमें हम ये वाले में 3 रेस टू पावर log 4 81 इज इक्वल टू 4 रेस टू पावर log 3 81 में हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं? देखो हम इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं? इसमें हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं 4 रेस टू पावर log 3 की पावर तो 1 है, और 81 बेस की पावर क्या लिख सकता हूं मैं? देखो बेस 81 को मैं चेंज करके, क्या मैं 81 को चेंज करके 3 रेस टू पावर 4 लिख सकता हूं? 3 रेस टू पावर 4 ये लिख सकता हूं मैं। एंड अब क्या होगा? जो बेस, जो यहाँ पे इनपुट की पावर है वो आगे आ जाती है, और बेस की पावर है डिनोमिनेटर में चल जाती है। तो 4 रेस टू पावर 1 अपॉन 4 log 3 टू द बेस 3। अब ये देखिए इसकी वैल्यू तो 1 आ गई है, यहाँ पे क्या बच गया? 4 रेस टू पावर 1/4। ये अपना आंसर हो जाएगा। सो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट मैंने सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे मेंशन कर दी है, ठीक है। अगर कोई और प्रॉपर्टी होगी, वैसे तो नहीं होगी, और बहुत सारे क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस इन प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम सॉल्व करने वाले हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं वो भी हम सॉल्व करेंगे सिर्फ इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन। अच्छा, उससे पहले एक और हम टॉपिक आज फिनिश करते हैं, ठीक है। एक और टॉपिक हम फिनिश कर सकते हैं यार, सो कर लेते हैं। ठीक है, तो वो जो टॉपिक है अपना, ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। ग्राफ ऑफ लॉग फंक्शन। लॉग फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है वो आज हम यहां पे देख लेते हैं। देखिए लॉग का ग्राफ दो तरह का ग्राफ बनता है डिपेंडिंग अपॉन इट्स बेस। बेस कैसा है उस पे लॉग के ग्राफ दो तरह के बनते हैं। अगर बेस 1 से बड़ा है तो ग्राफ कुछ और बनता है, अगर बेस 0 और 1 के बीच में है तो ग्राफ कुछ और बनता है, ठीक है। सो लेट अस सपोज दैट कि एक जनरल लॉग है मेरे पास, लॉग x टू द बेस b इज इक्वल्स टू y, मान लिया मैंने लेट, ठीक है। ये जनरल लॉग है मेरे पास। अच्छा एक बात बताइए, इसी चीज को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, x इज इक्वल्स टू b रेज टू पावर y, लिख सकता हूं, ऑब्वियसली लिख सकता हूं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ये डेफिनेशन ही होती है, दिस इज बाय डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन ऐसा कुछ कर सकते हैं। अच्छा सो एक बात बताइए, इसका ग्राफ बनाऊं या इसका ग्राफ बनाऊं, दोनों सेम बात है, बिल्कुल सेम बात है, क्योंकि दिस इज सेम एज दिस, तो मैं इसका ग्राफ बना लेता हूं, ठीक है। और ये कैसा है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और एक और चीज यहां से क्लियर है, ये जो y है, y पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दैट मींस y कैन बी एनीथिंग, y कैन बी एनीथिंग, एनीथिंग, y कैन बी एनीथिंग से मतलब y नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, b की पावर करते रहेंगे। x, देखिए x जो है इसके इक्वल है, बट दिस b रेज टू पावर
y विल ऑलवेज बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, हमेशा 0 से बड़ा होगा क्योंकि दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये क्या है? ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और अगर किसी स्टूडेंट को एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में नहीं पता तो जस्ट इतना समझ ले, पावर कोई चीज है ना, पावर में है, ठीक है, जैसे y पावर में है b के, तो ऐसे टाइप के फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। हम आम लैंग्वेज में भी कभी कभी बोलते हैं यार महंगाई तो एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है ना, यार उसके शेयर, उस शेयर मार्केट में उस कंपनी के शेयर, XYZ कंपनी के शेयर एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे हैं, ठीक है, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहे हैं। तो वो क्या होता है? पावर में, मतलब बहुत ड्रास्टिकली इंक्रीज होना, ड्रास्टिकली डिक्रीज होना। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो होता है जब पावर में होती है चीजें। अब मुझे एक बात बताइए, x b रेज़ टू पावर y के इक्वल है, b रेज़ टू पावर y हमेशा ग्रेटर देन 0, दैट मींस x भी अपना स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होने वाला है। ये सारी चीजें ग्राफ में हमें थोड़ा रिलेट करने में हेल्प करेंगे, इसलिए मैं ये लिख रहा हूं। और नेक्स्ट बची बेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बेस भी है अपना, दिस इज b इज बेस। अब बेस या तो होगा ग्रेटर देन 1 या 0 से बड़ा 1 के बीच में, क्योंकि बेस कैन नॉट बी नेगेटिव। अब बेस क्यों नेगेटिव नहीं है? क्योंकि जब हमने फर्स्ट लेक्चर में लॉ की डेफिनेशन के साथ साथ हमने लिमिटेशंस भी की थी लॉ की, तो हमने ये समझा था कि जो भी इनपुट होती है x वो भी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होती है, जो बेस होता है वो भी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होता है, और एज वेल एज बेस पे दूसरी कंडीशन ये थी कि बेस 1 के इक्वल भी नहीं होता है, तो बेस इज नॉट इक्वल्स टू 1। ये 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस थी जो हमने फर्स्ट लेक्चर पे इन पे डिस्कशन भी किया था, क्यों होता है ऐसा, ठीक है। तो इसलिए बेस या तो 1 से बड़ा होगा या 0 और 1 के बीच में होगा, ये सिचुएशन अराइज होती है। सो अगर बेस 1 से बड़ा होगा तो ग्राफ जो बनता है ना लॉग का, ग्राफ इज इंक्रीजिंग ग्राफ। इंक्रीजिंग ग्राफ, इंक्रीजिंग ग्राफ क्या होता है? फंक्शन के डोमेन को लेफ्ट से पकड़िए और राइट की साइड चलिए, अगर थ्रू आउट इंक्रीज करता हुआ दिखता है ग्राफ, ठीक है, तो वो इंक्रीजिंग ग्राफ होता है। या डिक्रीज नहीं कर रहा तो भी वो इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, ठीक है। इंक्रीजिंग ग्राफ क्या होता है? अगर कोई भी ग्राफ है फंक्शन का, कुछ इस तरीके से मान लीजिए, और ये थ्रू आउट आप डोमेन में देख सकते हैं ये इंक्रीज करता हुआ चल रहा है, तो इसको इंक्रीजिंग ग्राफ बोलेंगे। अगर लेट अस सपोज दैट कुछ ऐसा हो जाता है इस तरीके से, तो इसको इंक्रीजिंग ग्राफ नहीं बोलेंगे, क्योंकि इस लिमिट के बाद, इस पॉइंट के बाद, ठीक है, आप समझे इस चीज को, सारी इंपॉर्टेंट चीजें, इस राइट साइड, इस पॉइंट के राइट साइड से डिक्रीज करना शुरू कर रहा है ग्राफ, तो दिस इज नॉट इंक्रीजिंग ग्राफ। सिमिलरली डिक्रीजिंग ग्राफ क्या होगा? जो थ्रू आउट डोमेन पे राइट से लेफ्ट की तरफ चलिए, ठीक है, यहाँ से राइट के लेफ्ट की तरफ चलिए, और थ्रू आउट डोमेन में अगर डिक्रीज करते हुए चल रहा है तो वो वाला ग्राफ क्या होता है? डिक्रीजिंग ग्राफ होता है, ठीक है। डिक्रीज अगर नहीं भी करा, कांस्टेंट भी है, तो भी डिक्रीजिंग ग्राफ होगा, नो प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पे ग्राफ इंक्रीजिंग होगा अगर बेस हमारा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है। नेक्स्ट, अगर बेस अपना स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है और 0 के बीच में, तो इस टाइम जो ग्राफ बनता है लॉग का, किसका? लॉग का ग्राफ, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। वो लॉग ग्राफ इज डिक्रीजिंग ग्राफ, इस टाइम वो डिक्रीजिंग ग्राफ बनता है। आई होप ये क्लियर है सबको, ठीक है। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। सो मेरे पास था log x to the base b is equals to y, जिसको मैंने समझा था by definition it can be written as x is equals to b raised to power y। कार्टेशियन प्लेन बना देते हैं हम यहाँ पे, कुछ पॉइंट्स डाल लेते हैं यहाँ पे हम। 0 है, 1 2 3 4 5, सिमिलरली यहाँ पे 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ठीक है, ये मैंने। अब नेगेटिव एक्स एक्सिस बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक्स कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं लेने वाला, ये पता ही है। एक और चीज है, मैं दो केसेस लेके चल रहा हूं, एक तो मैं लेके चल रहा हूं कि b की वैल्यू e के इक्वल है,
ठीक है। ई क्या होता है, नेपियर कांस्टेंट भी बोलते हैं जिसे, और जिसकी रफली वैल्यू होती है 2.7 बिकॉज इट्स एन इरेशनल नंबर। ई एक इरेशनल नंबर होता है, सो इसकी अप्रॉक्स वैल्यू इज 2.7। एंड दूसरी में बी की वैल्यू, अब ई की वैल्यू 2.7 है विच इज ग्रेटर देन 1, तो दूसरी वैल्यू में दो तरह के ग्राफ बनेंगे ना, तो दूसरी वैल्यू में 1/2 ले रहा हूं जो कि स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है, 1/2। ओके, तो यहां पे अगर b की वैल्यू 2.7 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, e रेस टू पावर y हो जाएगी। और दूसरी टाइम जब b की वैल्यू 1/2 है तो x की वैल्यू उस केस में कितनी हो जाएगी, 1/2 रेस टू पावर y हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए e की वैल्यू अगर 2.7 है, 2.7 e की वैल्यू 1 से बड़ी है। अब एक ट्रेंड होता है, अगर कोई भी नंबर 1 से बड़ा है और उसकी पावर अगर मैं इंक्रीज कराते जाऊं तो वो ऑटोमेटिकली जो टोटल आउटपुट होती है ना, जो फाइनल आउटपुट होती है वो भी बढ़ती जाती है। फॉर एग्जांपल 1 से बड़ा कोई नंबर ले, अगर हम 2 ले लें, 2 की पावर अगर मैं जितनी बढ़ाऊंगा तो उतना ही ज्यादा इंक्रीज होगा, और जितनी मैं 2 की पावर में समथिंग कुछ घटाते जाऊंगा, उसकी पावर को घटाते जाऊंगा, 0 की तरफ लेके चलूंगा, तो उतना ही वो छोटा होता जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए e की पावर, लेट्स से फर्स्ट केस जो मैं ले लेता हूँ, पहला केस यहीं पे अगर देखें हम, एक ऑब्जर्वेशन देखें, ऑब्जर्वेशन क्या है कि अगर मैं y इज इक्वल टू 0 कर दूं तो उस केस में x की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, e रेस टू पावर 0 1 आएगी। सिमिलरली इस केस में भी अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 रेस टू पावर 0, किसी की भी पावर 0, नॉन जीरो नंबर की पावर 0 वो तो 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आएगा। अब ये पॉइंट क्या है, 1,0, 1,0 कहाँ पे लाई कर रहा है, 1,0 अपना हमेशा यहाँ पे लाई करेगा। मतलब एक चीज यहाँ से क्लियर है, चाहे लॉग का बेस e हो, 1 से बड़ा हो चाहे 1 से छोटा हो, पास तो उसका ग्राफ इस पॉइंट से ही करने वाला है। ये पॉइंट है 1,0, इस पॉइंट से हमेशा पास करेगा। अब कैसा दिखेगा, देखिए अभी मैंने बताया y की वैल्यूज अगर मैं बढ़ाते जाऊं तो e रेस टू पावर y वो और बड़ा नंबर बनता जाएगा। ठीक है, सोचिए e रेस टू पावर y की पावर में इंफिनिटी की तरफ ले जा रहा हूं, e रेस टू पावर इंफिनिटी कहां जाएगा, e रेस टू पावर इंफिनिटी अपने आप इंफिनिटी की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा। सो y की पावर अगर मैं बढ़ाते जा रहा हूं, देखिए e की पावर 2 कर दी तो e स्क्वायर आएगा, e की पावर 3 कर दी तो e क्यूब आएगा, तो ऑब्वियसली e स्क्वायर इज रफली 2.7 का स्क्वायर करें तो 2.7 का 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 4 और 9 के बीच में कोई ना कोई पॉइंट आएगा। और फिर 3 का क्यूब करें तो e का क्यूब करें तो 2.7 का क्यूब करें, मतलब 2 का क्यूब करें तो 8 और 3 का क्यूब करें तो 27, तो 27 और 8 के बीच में आएगा। तो यहाँ से एक क्लियरली पता लग रहा है कि ये इंक्रीज करता हुआ ग्राफ जाएगा, तो यहाँ से ये ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा। आई होप ये क्लियर है। ठीक है, 2 पुट करूंगा तो कुछ आउटपुट आएगी, 3 पुट करूंगा कुछ आउटपुट आएगी, 4 पुट करूंगा तो कुछ आउटपुट आएगी। ठीक है, एंड हम इन वैल्यूज को यहां से मैं इसको हटा रहा हूं, क्यों हटा रहा हूं, क्योंकि एक्यूरेट वैल्यू नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि ई स्क्वायर निकालना, ई क्यूब निकालना थोड़ा सा कैलकुलेशन चाहिए, तो जस्ट हम एक जनरल ट्रेंड देख रहे हैं ग्राफ का, तो इसलिए मैंने यहाँ से ये पॉइंट्स हटा दिए। अदरवाइज ये फॉल्स रीडिंग देख सकता था कि यार सर ने यहाँ पे 1 लिख दिया, मतलब e की पावर 1 करेंगे तो 1 आएगा क्या, नहीं ऐसा नहीं है। तो मैं जस्ट एक जनरल ट्रेंड बना रहा हूँ कि भाई ग्राफ कुछ ऐसा ही दिखेगा, एंड ऑब्वियसली आप सबको पता है ग्राफ ऐसा ही दिख रहा है। सिमिलरली अगर y की वैल्यू मैं नेगेटिव लेके जाऊं, y की वैल्यू अगर मैं नेगेटिव लेके जाऊं तो आप इधर देखिए e रेस टू पावर नेगेटिव नंबर कुछ ना कुछ आएगा। e रेस टू पावर देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ y की पावर y इज इक्वल टू माइनस के लिख रहा हूँ, वेयर k इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। क्या कर रहा हूँ, मतलब y को मैं नेगेटिव नंबर पुट कर रहा हूँ तो क्या आएगा, e रेस टू पावर माइनस के, एंड इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 ओवर e रेस टू पावर k। एंड अगर फिर से देखिए k जितना नेगेटिव करूं y को उतना ही k बड़ा नंबर होगा, तो e 1 ओवर e रेस टू पावर इंफिनिटी, अगर y को मैं बहुत नेगेटिव नंबर कर दूं तो 1 ओवर e रेस टू पावर इंफिनिटी, एंड 1 ओवर इंफिनिटी कितना बनेगा, 0 बन जाएगा, 1 ओवर इंफिनिटी 0 की तरफ अप्रोच करेगा। दैट मींस y को जितना नेगेटिव में करूंगा उतना 0 की तरफ जा रहा होगा, इस तरीके से। ऑब्वियसली ये y एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा, क्यों टच नहीं करेगा, क्योंकि y एक्सिस को अगर टच कर रहा है तो क्या आएगा, y एक्सिस को अगर कोई पॉइंट टच करता है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है कि नहीं होता, जैसे 0,2, 0,3, 0,-2, 0,-100, तो ये y एक्सिस को टच कर रहे हैं सारे पॉइंट्स। लेकिन अगर कोई y एक्सिस को कोई पॉइंट टच करता है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0,
अब x कोऑर्डिनेट 0 कैसे हो सकता है यार? x कोऑर्डिनेट 0 कैसे हो सकता है? देखिए अगर x कोऑर्डिनेट 0 है, एक बात बताइए, ये वाला पॉइंट अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो मैंने e को यहाँ पे y को माइनस इन्फिनिटी पुट कर दिया ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वाला कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 0 है, अगर y एक्सिस को टच कर रहा है तो x कोऑर्डिनेट शुड बी इक्वल टू 0। अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो ये वाला y को मैंने माइनस इन्फिनिटी पुट कर दिया, बट y को माइनस इन्फिनिटी नहीं पुट कर सकते क्योंकि y कोई रियल नंबर नहीं है उठा के कि हम उसको पुट कर लें। y तो एक इन्फिनिटी एक रियल नंबर नहीं है कि उसको उठा के पुट कर लें, इन्फिनिटी जस्ट नोटेशन होती है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 0 के इक्वल यहाँ पे टच नहीं करेगा तो जस्ट ये इस तरह से जाएगा। सिमिलरली आप 1/2 के लिए देख सकते हैं, 1/2 की पावर जितना मैं बढ़ाते जाऊं, 1/2 की पावर मैंने 1 की, 1/2 ही आएगा, 1/2 की पावर 2 की, 1/4 छोटा नंबर हो गया, 1/2 की पावर 3 की और छोटा नंबर हो गया। तो ये ग्राफ ऐसा जा रहा था। अब ये वाला ग्राफ भी, ये वाला ग्राफ जब y की वैल्यू, जब x की वैल्यू, ये जो है बेस मैंने 1/2 पुट किया है तो 1,0 से अप्रोच करेगा, अब क्रॉस करेगा, बट इसका ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। आप खुद भी सोच सकते हैं, y की वैल्यू जितनी भी बढ़ाते जा रहा हूं, y की वैल्यू जितनी भी बढ़ाते जाऊं तो 1/2 रेज़ टू पावर उतना बड़ा नंबर और छोटा होता जा रहा है, ठीक है। तो ये 0 की तरफ अप्रोच करेगा, ये देखिए 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। एंड जितना मैं नेगेटिव करूंगा y की वैल्यू, जैसे मैंने -5 पुट कर दिया तो 1/2 रेज़ टू पावर -5 इज सेम एज 2 रेज़ टू पावर 5, 1/2 रेज़ टू पावर 100 रेज़ टू पावर, मैंने y की वैल्यू -100 पुट कर दी तो 1/2 रेज़ टू पावर -100 इज सेम एज 2 रेज़ टू पावर 100, उतना ही बड़ा नंबर होता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इधर की साइड जाएगा, जैसे मैं y की वैल्यू नेगेटिव करते जा रहा हूँ x की वैल्यू पॉजिटिव होती जा रही है। आई होप ये क्लियर है सबको। सो इस तरह से ये ग्राफ बनता है। अब एक चीज यहाँ से कुछ चीजें हमें मेंशन करनी चाहिए, आपको नोट डाउन भी करनी चाहिए वो चीजें, है क्या? पहली चीज कि जब भी बेस ग्रेटर देन 1 है, अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो वो हमेशा ग्राफ कैसा बन रहा है, इंक्रीजिंग ग्राफ बन रहा है। ये मैंने पहले पॉइंट लिखाया था पिछले स्लाइड पे, बट यहां से ये क्लियरली दिख भी रहा है। अगर जब भी बेस ग्रेटर देन 1 है तो ग्राफ इंक्रीजिंग ग्राफ बन रहा है, एंड अगर बेस लेस देन 1 है तो उसका ग्राफ जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है, ग्राफ इज डिक्रीजिंग ग्राफ। यहां से ये चीज नोट डाउन कर सकते हो आप, यहां से ये चीज क्लियर भी होनी चाहिए कि बेस अगर ग्रेटर देन 1 है तो ग्राफ इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, अगर बेस लेस देन 1 है तो ग्राफ डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज बताइए, देखिए मेरे पास इफ फर्स्ट है, इफ x इज ग्रेटर देन y, अगर x y से बड़ा है, ठीक है, x y मत, x y नहीं लेना चाहिए, x1 और x2 ले लेते हैं, x1 एंड x2। अगर x1 is strictly greater than x2 तो यहां से दो केसेस बन जाएंगे अपने, log of x1 to the base b is strictly log of strictly greater than x2 to the base b, strictly greater than equals to भी ले सकते हो आप, greater than equals to, if b is strictly greater than 1 and log x1 to the base b is less than log x2 to the base b if b is less than 1 greater than 0 less than equals to मान लो आप, ठीक है। सो ये मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब होता क्या है, देखिए ये कैसे लिख रहा हूं मैंने अभी समझाया था आप लोगों को, मैंने क्या बताया था कि ग्राफ कैसा बनता है, एक इस तरह से बनता है, यहां पे ये पॉइंट 1,0 होता है, और दूसरा ग्राफ कैसा बनता है, दूसरा ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके का। कब का बनता है ये, इसका बेस इंक्रीजिंग ग्राफ है तो ग्रेटर देन 1 होगा, और ये डिक्रीजिंग ग्राफ है तो इसका बेस लेस देन 1 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अब मैं कोई भी रैंडमली कोई भी दो पॉइंट्स इस पे ले रहा हूं, कोई भी दो पॉइंट्स मैं इस पे ले रहा हूं, लेट्स से मैंने यहां पे डोमेन के दो पॉइंट्स ले लिए, एक x1 ले लिया और एक x2 ले लिया। अब इसमें लॉग अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, लॉग
इसमें मैंने लॉग अप्लाई कर दिया जिसका बेस ग्रेटर देन 1 है, तो उसकी आउटपुट क्या आएगी, देखिए ग्राफ कहाँ पे मिल रहा है और y एक्सिस कहाँ पे मिल रहा है, ये वाली जो आउटपुट होगी ये x1 पे लॉग लगने पे हो, और ये इसका आउटपुट क्या आएगा, लॉग ऑफ x1 टू द बेस b। ठीक है, अब इस पे मैं अगर अप्लाई करूं तो ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आएगा, दैट मीन्स ये वाला जो आउटपुट है ये क्या बन जाएगी, लॉग x2 टू द बेस b। अब यहाँ से क्लियर है कि जब मैंने लॉग अप्लाई किया, ठीक है, x1 x2 पे जब मैंने लॉग अप्लाई किया तो हुआ क्या, लॉग जब मैंने x1 पे अप्लाई किया तो उसकी छोटी वैल्यू आई एज कंपेयर टू जब मैंने x2 पे लॉग अप्लाई किया। मतलब हुआ क्या कि अगर x1 ग्रेटर देन x2 है तो इनइक्वालिटी सेम रह रही है, log ऑफ x1 टू द बेस b ग्रेटर देन log ऑफ x2 टू द बेस b। कब सेम रह रही है, जब बेस 1 से बड़ा है। क्यों, क्योंकि यार इंक्रीजिंग ग्राफ बन रहा है इसलिए। अब इसमें देखिए ये डिक्रीजिंग ग्राफ है, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे अगेन सेम मैं यहां पे 2 पॉइंट्स ले रहा हूं, x1 x2, ठीक है, सॉरी यहां पे मैंने x1 x2 छोटा है, ठीक है, यहां पे मैंने थोड़ा सा करेक्शन करनी पड़ेगी, x1 लेस देन x2, ठीक है, x एक्सिस यहाँ पे x1 जो है लेफ्ट पे x2 के, तो यहाँ पे भी लेस देन ही आया क्योंकि x1 जो है इसकी इतनी डिस्टेंस इतनी हाइट है और x2 की थोड़ा ऊपर तक हाइट है, तो सेम मतलब इनइक्वालिटी सेम रह रही है। जब भी बेस ग्रेटर देन 1 है तो लॉग लगने पे इनइक्वालिटी सेम रह रही है। अगर x1 स्ट्रिक्टली लेस देन x2 है तो यहाँ पे भी स्ट्रिक्टली लेस देन लॉग लगने पे भी स्ट्रिक्टली लेस देन का साइन है। अगर ग्रेटर देन होता तो भी सेम ही रहता है इनइक्वालिटी। बट यहाँ पे देखिए अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ले लिया x1 लेस देन x2, ये लिया मैंने, बट जब मैंने लॉग अप्लाई किया तो लॉग कहाँ पे हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे कट कर रहा है, दैट मींस ये वाला पॉइंट जो होगा ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, ये क्या बन जाएगा, लॉग टू द बेस b, log x1 टू द बेस b, एंड x2 क्या बन जाएगा, ये वाला पॉइंट बन जाएगा, और ये क्या पॉइंट बन गया, log x2 टू द बेस b। सो अगर x1 स्ट्रिक्टली लेस देन x2 है, बट देखा जाए कि जब log मैंने x1 पे अप्लाई किया, log जैसे मैंने x1 पे अप्लाई किया, आप देख सकते हैं अगर मैंने log x1 पे अप्लाई किया तो उसकी वैल्यू बड़ी आ रही है एज कंपेयर टू log x2 टू द बेस b। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, log x1 टू द बेस b स्ट्रिक्टली लेस देन log x2 टू द बेस b। तो यहाँ से ये क्लियर है कि डिक्रीजिंग ग्राफ है तो इसलिए इनइक्वालिटी चेंज हो रही है, और अगर इंक्रीजिंग ग्राफ है तो इसलिए इनइक्वालिटी सेम रह रही है। यहाँ से ग्राफ से हर एक कोई भी जनरली आप आर्बिट्ररी पॉइंट लो, 3-4 कुछ भी पॉइंट लो एक्स एक्सिस पे, और ग्राफ में देखा जाए तो यही ट्रेंड बनेगा, इनइक्वालिटी सेम रहती है, बट जैसे ही डिक्रीजिंग ग्राफ हो गया तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। सो इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस पे बहुत अच्छी तरह से यूज होती है, ठीक है। सो अगर हमने ये देख लिया तो क्वेश्चन ही कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन मेरे पास पड़े हुए हैं इससे रिलेटेड, तो उनको कर लेते हैं। देखिए लेट्स से क्वेश्चन है अपने पास, सॉल्व फॉर x, x की वैल्यू के लिए हमें इसे सॉल्व करना है, इफ log √3 by 2 इनपुट में x² minus 3x plus 2 is greater than equals to 2। अब मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सॉल्व करना है बेसिकली। तो कैसे सॉल्व करें, देखिए एक बात समझते हैं, आपको सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको एक चीज दिमाग में रखनी है। क्या चीज दिमाग में होनी चाहिए आपकी, कि यार इसका बेस कैसा है। देखिए इसका जो बेस है वो है √3 by 2, दिस इज रफली अराउंड 1.723 डिवाइडेड बाय 2 विच इज लेस देन 1। तो बेस कैसा है इसका, बेस हमेशा इसका स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है। तो अगर बेस लेस देन 1 है तो आपको याद करना है, क्या याद करना है यार, अगर बेस लेस देन 1 होता था तो ग्राफ डिक्रीजिंग ग्राफ बनता था, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती थी। तो यहां से क्या आएगा, डेफिनेशन आपने लगानी है। क्या डेफिनेशन लगानी है कि यार इनपुट कब आ रही है, जब इस बेस का ये स्क्वायर करने पे इनपुट आ रही है। डेफिनेशन लगानी है, वही लॉ की डेफिनेशन। तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, x² minus 3x plus 2, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज होगी, क्योंकि बेस इसका 1 से छोटा है,
तो लेस देन इक्वल्स टू अंडर रूट 3/2 होल स्क्वायर। दो चीजें बताइए, बेस अगर 1 से छोटा है, इनइक्वालिटी चेंज कर दी यहाँ पे एंड डेफिनेशन लगा दी। और इसको इस तरह से भी समझ सकते हो आप, इस तरह से भी सोच सकते हो कि भाई इनइक्वालिटी क्यों चेंज हो रही है। देखिए इनइक्वालिटी चेंज होने का रीजन ये है, हम इसी को ना इस तरह से भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 3/2 log अंडर रूट 3/2 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लेस देन इक्वल्स टू अंडर रूट 3/2 होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट 3/2 होल स्क्वायर। हाँ जी, इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं, अंडर रूट 3/2 होल स्क्वायर। बिल्कुल लिख सकते हैं ना इसे। कैसे? देखिए अब लेस देन यहाँ पे, यहाँ से ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पे ये लेस देन हो गया। क्यों लेस देन हुआ? क्योंकि ये जो है जिसकी पावर हम कर रहे हैं वो 1 से छोटा है, और पावर अगर 1 से छोटा है, अगर कोई नंबर 1 से छोटा है और उसकी पावर, उसकी जो इनपुट है वो बढ़ाते जा रहे हैं तो वो डिक्रीज करता है, और अगर घटाते जा रहे हैं तो वो इंक्रीज करता है। तो बेसिकली जैसे आप समझिए 1 इज या फिर 2 इज ग्रेटर देन 1, बट अगर मेरे पास इनको मैं 1/2 की पावर करूं, 1/2 रेज टू पावर 2 इज लेस देन 1/2, ये करना पड़ेगा। आपको समझ में आ रहा होगा। अगेन वही फंडा, 1 से छोटा है तो उसकी पावर जितनी बढ़ाते जाए वो छोटा नंबर हो जाएगा। इसीलिए अगर 2 भले ही 1 से बड़ा है, बट जैसे मैं 1/2 की पावर करूंगा ना इन दोनों नंबर्स को, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। क्यों चेंज हो जाती है? क्योंकि ये 1, 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, और ये हर एक नंबर के लिए ट्रू होता है। ठीक है, 0 और 1 के बीच के नंबर जितने भी हैं, तो इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो इसको इस तरह से भी सोच सकते हैं। और सिमिलरली मैंने क्या किया, अब हम लॉग की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। कौन सी लॉग की प्रॉपर्टी लगाएं? यार ये यहाँ इसके साथ इंटरचेंज हो जाता है, ये आगे आ जाएगा ये वाला नंबर, और ये ऊपर चला जाएगा और इसकी वैल्यू 1 बन जाएगी, तो ये आएगा वही, यही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी हम सोच सकते थे इसको। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो आप देखिए इसको सॉल्व करें अगर, तो यहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लेस देन इक्वल्स टू 3/4 बनेगा। थ्रू आउट 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 लेस देन इक्वल्स टू 3। इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5 लेस देन इक्वल्स टू 0। सो अब क्या कर सकते हैं यहां से, देखिए 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5 लेस देन इक्वल्स टू 0 आ गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। सो आगे हम क्या कर सकते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2x प्लस 5 लेस देन इक्वल्स टू 0। पहले दो टर्म से मैं 2x कॉमन ले सकता हूं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 5 माइनस 1 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से आ जाएगा 2x माइनस 5 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 2x माइनस 1 2x माइनस 5 लेस देन इक्वल्स टू 0। सो आप बेबी का मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज एक डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं कि x की वैल्यू जब भी लेस देन इक्वल्स टू 0 है तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, जो रूट ठीक है, मतलब अगर दो रूट है अल्फा और बीटा है, तो अल्फा अगर लेस देन बीटा है तो यहाँ पे x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर देता है, अल्फा से लेके बीटा तक, और लेस देन इक्वल्स टू तो इसलिए क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 से 5/2 तक x की वैल्यू ये बिलोंग कर जाएगी। क्लियर है? बट एक चीज का ध्यान देना है हमें, अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी हमें एक चीज का ध्यान देना है कि लॉग कहां से कहां तक डिफाइन होता है, वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए क्यों रखना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली क्वेश्चन मेरे पास तो ये था मेरे पास। इसमें देखिए ये x के टर्म्स में दे रखा है इनपुट, लेकिन मुझे पता है लिमिटेशन लॉ की जब हमने पढ़ी थी कि इनपुट जो है वो हमेशा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो इसको भी हमें मेक श्योर करना है कि ये इनपुट जो हमारे यहाँ पे x की वैल्यूज आई हैं उन सभी के लिए स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है। उसको चेक करने का क्या तरीका है, देखिए अगर यहाँ पे आते 2-3 पॉइंट्स तो उसको हम डायरेक्टली फिल कर सकते थे। अगर लेट्स से यहाँ पे 3 पॉइंट आ गए तो मैं 1 बाय 1 यहाँ पे फिल करता x की जगह और देखता कि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 आ रहा है। अगर आ रहा होता, जिसके लिए नहीं आ रहा होता वो उसको डिस्कार्ड कर देते कि भाई ये अपना सॉल्यूशन नहीं है।
बट यहाँ पे तो इन्फिनिटली मैनी पॉइंट्स है 1/2 से लेके 5/2 क्लोज ब्रैकेट तक, तो इसलिए इसको चेक करने का आसान तरीका ये है कि इसी को चेक कर लो कि कौन सी वैल्यूज ऑफ x के लिए ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होने वाला है। तो क्या कर रहे हैं, x² - 3x + 2 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 चेक कर रहा हूँ कि कौन सी वैल्यूज ऑफ x के लिए। आई होप आपको हर एक स्टेप समझ में आ रहा है, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये सारी चीजें। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ से आ जाएगा x - 2 x - 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये आएगा। ओके, अब यहां से क्लियरली वही देख सकते हैं x की वैल्यू कहां से कहां तक बिलोंग करेगी। देखिए वेवी कर्व मेथड लगाए, लेकिन आपने अगर ये पिछला एक लेक्चर भी देखा होगा तो मैं डायरेक्टली इसका आंसर लिख सकता हूं, बट मैं लिखूंगा नहीं, एक बार चलो वेवी कर्व मेथड लगा के देख लिया जाए। सो ऐसे क्वेश्चन को, ऐसे इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, एक रियल लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं। रियल लाइन ड्रॉ करने के बाद ये मैं फैक्टर्स देखता हूँ कहाँ पे 0 है। जैसे ये वाला फैक्टर कहाँ पे 0, ये 1 पे 0 है, और ये वाला फैक्टर कहाँ पे 0, ये 2 पे 0 है। सो अब मैं चेक करता हूँ कि 2 से बड़ी वैल्यूज के लिए, 1 और 2 के बीच की वैल्यूज के लिए, और 1 से छोटी वैल्यूज के लिए इनइक्वालिटी कैसी आ रही है, ये जो है ये वाला नंबर कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, या पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। अब 2 से बड़ी वैल्यूज के लिए अगर देखो मैं 3 पुट करूँ यहाँ पे 3 होगा ना 2 से बड़ी वैल्यूज, तो 3 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ तो ये पॉजिटिव आ रहा है, 3 - 2 3 - 1 ये भी पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव आंसर तो पॉजिटिव आएगा। बट एट x = 2 ये 0 बनेगा, तो इसकी कर्व कुछ इस तरह से बनेगी। अब 1 और 2 के बीच में जैसे 1.5 अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं यहाँ पे 1.5 - 2 -0.5 नेगेटिव आ गया, बट ये पॉजिटिव आएगा, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव नंबर आ जाएगा, तो ये नीचे जाएगा, बट 1 पे अगेन 0 बनने वाला है, और 1 के बाद ये अगेन पॉजिटिव बनने वाला है। आप देख सकते हैं 0 पुट कर दो 0 - 2 और -1 -2 इंटू -1 2 आ जाएगा, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब अपने को चाहिए था ऐसी x की वैल्यू जिनके लिए ये आंसर पॉजिटिव वैल्यू दे, जिनके लिए ये पॉजिटिव आंसर दे। तो कौन सी x की वैल्यूज है, ये देखिए इस रीजन में, ये वाले रीजन और ये वाला रीजन। आई होप ये क्लियर है सबको, ठीक है, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन। तो x की कहां से कहां तक बिलोंग करेंगे वैल्यूज, x की वैल्यूज बिलोंग करेंगे -∞ से 1 ओपन यूनियन 2 से इंफिनिटी, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है। तो अल्टीमेटली जो अपना आंसर आएगा, कॉमन आंसर आएगा, वो कहां से आएगा, वो इन दो कंडीशन को मिला के आना चाहिए। कौन से दो कंडीशन को मिला के आना चाहिए, एक ये वाली कंडीशन को, दिस इज आवर स्टार कंडीशन, और एक ये वाली कंडीशन डबल स्टार मान लो। सो यहां से अपना आंसर आना चाहिए फाइनल। सो फाइनल आंसर क्या होना चाहिए, देखिए आप, इनको मैं यहाँ पे रियल लाइन पे ड्रॉ कर रहा हूं। अब रियल लाइन पे ड्रॉ करने के बाद क्या मैं देख रहा हूं, मैं इनको प्लॉट कर देता हूं। ये 1/2 है, ये वाला पॉइंट ये 1/2 है, 5/2 है, और यहाँ पे ये 1 है। देखिए यहाँ पे ये 1 था, तो मैं यहाँ पे इसको 1 प्लॉट कर रहा हूँ 1, और यहाँ पे 2 था, तो ये 2 इस तरह से। अब इसके अकॉर्डिंग x की कौन सी वैल्यूज आ रही हैं जो 1 से छोटी हैं, तो यहाँ पे मैंने सर्कल डाल दिया ओपन, और इधर की साइड सिमिलरली 2 से बड़ी, तो 2 से बड़ी ये, और यहाँ से मैंने इस साइड कर दिया। समझ में आ रहा होगा आपको, ऐसी x की वैल्यू जो 1 से छोटी है, तो 1 पे मैंने ओपन रख दिया और इस साइड लेके चला गया, मतलब इस साइड मैंने ड्रॉ कर दिया। ये एक सिग्निफाई कर रहा है कि यार x की वैल्यूज ऐसी हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, और 2 से बड़ी वैल्यूज के लिए उसके अकॉर्डिंग। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए तो 1/2 और 2/5 के बीच की वैल्यूज, तो ये सारी वैल्यूज आएंगी विद क्लोज ब्रैकेट 1/2 एंड 5/2, इससे मैंने क्लोज सर्कल लगाया। तो अल्टीमेटली देखा जाएगा कहां पे कॉमन आंसर आ रहा है, यहाँ पे इन सब के लिए, जहां पे ये कोइंसाइड कर रहे हैं। आप देखिए तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा, x बिलोंग करेगा क्लोज ब्रैकेट 1/2 से 1 पे ओपन यूनियन अगेन 2 पे ओपन है, 2 से लेके 5/2 क्लोज ब्रैकेट, सॉरी क्लोज ब्रैकेट, ये अपना फाइनल आंसर आ गया। तो अपना जो अल्टीमेट आंसर आना चाहिए, अल्टीमेटली जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है, क्लोज ब्रैकेट 1/2 टू यूनियन क्लोज ब्रैकेट 1/2 टू 1 यूनियन 2 टू 5/2 क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। सो इस तरीके से अपना आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन हम ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है लॉग ऑफ 0.3 x - 3 लेस देन log
0.09 x माइनस 1। ठीक है, इसको भी मुझे सॉल्व करना है, मतलब x की वैल्यूज मुझे फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे इसमें, देखिए क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं हम इसको, पर अगर ध्यान दें तो करने से पहले थोड़ा सा हम सोच सकते हैं इस क्वेश्चन के बारे में कि यार बेस दोनों का डिफरेंट डिफरेंट है, तो एक बारी बेस क्या हम इसको सेम बना सकते हैं? यस, बिल्कुल बनाया जा सकता है बेस सेम। कैसे बनाएं? देखिए इसका बेस जो है 0.3 है, बट इसका बेस 0.9 है, इसका बेस 0.9 है। लेकिन अगर ध्यान दे तो 0.09 वो क्या होता है, वो 0.3 का स्क्वायर ही तो होता है। ठीक है, 0.3 का स्क्वायर होता है। अच्छा, 0.3 का स्क्वायर लिख लिया, क्या फिर बेस सेम बन गया? अभी भी नहीं बना। बन सकता है जब एक लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो ये हमें समझ में आ गया कि अपना एक वे क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि बेस पहले सेम कर लें। तो यहां पे आ जाएगा log ऑफ 0.3 x माइनस 1 लेस देन log ऑफ 0.3 होल स्क्वायर x माइनस 1। अब एक प्रॉपर्टी थी, कौन सी प्रॉपर्टी थी? मैंने ये बताया था कि log a रेज़ टू पावर m है और b रेज़ टू पावर n है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, m बाई n log a टू द बेस b। इस तरह से लिखा जा सकता है इसे, कि यार जो पावर्स होती है ना वो आगे आ जाती है। सो इसका तो मैं कुछ नहीं करने वाला, x माइनस 1 0.3 लेस देन, अब ये जो पावर है ना बेस की पावर 2 है, इसको मैं आगे लेके आ सकता हूँ, तो ये यहाँ पे बन जाएगा 1/2 टाइम्स log x माइनस 3 टू द बेस 0.3। अब नेक्स्ट चीज क्या होनी चाहिए? नेक्स्ट चीज हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको मैं लेफ्ट साइड पे लेके आ जाता हूँ। सो उसको नेक्स्ट पेज में करते हैं। सो मेरे पास बन गया था log x माइनस 3 0.3 माइनस x माइनस 1 है, सॉरी वो नहीं, x माइनस 3 था, यहाँ पे x माइनस 3 है। ठीक है, आप देख सकते हैं x माइनस 3 है, यहाँ पे भी x माइनस 3 है, x माइनस 1 और ये x माइनस 1 है, x माइनस 1। ठीक है, सो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे भी करेक्शन करनी पड़ेगी, x माइनस 3 है वो, हाँ जी x माइनस 3 है और x माइनस 1 है, तो यहाँ पे 1/2 टाइम्स log x माइनस 1 टू द बेस 0.3 स्ट्रिक्टली लेस देन 0 है। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको मैं इस साइड लेके आ गया। अब क्या कर सकते हैं, यहां से मैं ये कॉमन ले लेता हूं। क्या कॉमन ले लिया मैंने, log ऑफ x माइनस 3 टू द बेस 0.3 को मैंने कॉमन ले लिया, एंड ब्रैकेट में बच गया 1 माइनस 1/2 लेस देन 0। सो यहां से क्लियरली देख सकता हूं मैं कि log ऑफ x माइनस 3 0.3 मल्टीप्लाई 1/2 इज लेस देन 0। सो 1/2 तो 0, 1/2 तो लेस देन 0 होगा नहीं, तो कौन सा 0 होगा, कौन सा लेस देन 0 होगा फिर, log ऑफ x माइनस 3 टू द बेस 0.3 मस्ट बी स्ट्रिक्टली लेस देन 0। अब वही इनइक्वालिटी पे पहुंच गए, तो इनइक्वालिटी पे जैसे ही पहुंचे हमने दो चीजें दिमाग में रखनी है, एक तो बेस पे देखना है इसका बेस 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है, दूसरी चीज डेफिनेशन लगा देनी है। सो बेस चेक करो तो 1 से छोटा है, दैट मींस इनइक्वालिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, अभी बताया था, डिक्रीजिंग ग्राफ होगा तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है क्योंकि बेस इसका 1 से छोटा है, एंड फिर आगे डेफिनेशन लगा देंगे। तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा log, ये बन जाएगा, यहाँ से डायरेक्टली हम इसको ऐसे लिख देते हैं, x माइनस 3 इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी ग्रेटर देन, आगे डेफिनेशन लगा दो 0.3 रेज़ टू पावर 0, तो क्या बन जाएगा, x माइनस 3 ग्रेटर देन 0.3 रेज़ टू पावर 1, मतलब 0.3 रेज़ टू पावर 0 मतलब 1, दिस इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन 4। सो ये अपने सॉल्यूशन आ जाएंगे, मतलब x की वैल्यू कुछ भी हो 4 से बड़ी होनी चाहिए। अब एक और चीज है, यहाँ से तो ये आ गया x की वैल्यू 4 से बड़ी, पर डेफिनेशन भी तो लगानी ना, हमें लिमिटेशन भी तो चेक करनी लॉ की। यहाँ से मुझे ये पता लग रहा है कि x माइनस 3 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स x की वैल्यू 3 से बड़ी,
और यहाँ से मुझे पता लग रहा है कि x की वैल्यू 1 से बड़ी, तो कॉमन आंसर क्या आएगा, यही आना चाहिए, x की वैल्यू 4 से बड़ी, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली 4 से बड़ी है, तो 1 से बड़ी और 3 से बड़ी तो हो ही जाएगी। सो अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया, x की वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए, ये अपना आंसर होगा। सो इनइक्वालिटी पे बेस्ड ये क्वेश्चंस थे। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जाए, सो दैट कि हम जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना बढ़िया होगा। थ्योरी पढ़ के कभी भी कोई पेपर क्लियर होते हुए मैंने देखा नहीं है कि थ्योरी पढ़ी और पेपर क्लियर हो जाए। थ्योरी पढ़ने के बाद, उसको समझने के बाद, फॉर्मुलेज एक बार देखने के बाद हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, सो दैट कि पता लगे कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, एंड इस थ्योरी को या इस कंसेप्ट को मैं इस तरह से भी क्वेश्चन में मॉडिफाई करके यूज कर सकता हूँ। तभी पता लगता है ये, जब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, सो एक क्वेश्चन किया जाए। क्वेश्चन है कि इफ summation r from 0 to n minus 1 log base 2 and input में है r plus 2 over r plus 1 is equals to product of r from 10 to 99 log of r plus 1 to the base r, then n is equal to, ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन 4, सेकेंड ऑप्शन 3, थर्ड ऑप्शन 5 एंड फोर्थ ऑप्शन 6। ठीक है, 4, 3, 5, 6 ये अपने ऑप्शंस है। सो ये क्वेश्चन है अपने पास, तो कैसे किया जाए इस क्वेश्चन को, देखिए हमें इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आप सिंप्लीफाई कैसे करें इसको, हमें सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई करनी पड़ेगी और फिर राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई करनी पड़ेगी। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप प्रोडक्ट और समेशन साइन से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। समेशन साइन क्या होता है कि जस्ट टर्म्स जो भी होती हैं उसमें ऐड करके लिख देते हैं, क्वेश्चन में पता लग जाएगा अभी हम जब करने वाले हैं। प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, ये सिंबल होता है मल्टीप्लाई करने का और ये सिंबल होता है एडिशन करने का टर्म्स को। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं सॉल्व करूं, सो लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है मेरे पास समेशन के टर्म गिवन है, r 0 से लेके n-1 log 2 r plus 2 over r plus 1। देखिए इसी को मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, समेशन r from 0 to n-1, ठीक है, r from 0 to n-1 log of r plus 2 minus log of r plus 1। कौन सा फॉर्मूला लगाया, और बेस 2 है, ठीक है, log a by b सेम इज log a minus log b। अच्छा अब क्या करें, अब इसमें r वेरी हो रहा है ना, r वेरी हो रहा है 0 से लेके n-1 तक, तो उसको सब्स्टिट्यूट करते हुए चलते हैं। सो इसको देखा जाए तो ये कैसा बनेगा, जब मैं r की वैल्यू मैंने 0 सब्स्टिट्यूट की तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, log 2 to the base 2 माइनस log r की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी मैंने 1 to the base 2 प्लस, क्योंकि समेशन है तो प्लस डालूंगा। अब सेकंड टर्म कैसे आएगी, जब r की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करूंगा, यहाँ पे log r की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं तो 3 to the base 2 माइनस r की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट की तो यहाँ पे log 2 to the base 2 प्लस नेक्स्ट टर्म आएगी log r की वैल्यू 0, 1, 2 सब्स्टिट्यूट करता हूं, log 2 plus 2 4 आ जाएगा, 4 to the base 2 माइनस r की वैल्यू कितनी सब्स्टिट्यूट करनी है, देखिए यहाँ पे 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी और यहाँ पे भी 2 करनी पड़ेगी, तो log 3 to the base 2। अब ऐसे करते हुए चलूंगा, सेकेंड लास्ट टर्म भी मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। r की वैल्यू n-1 तक वेरी कर रही है, तो इससे जस्ट पहली वाली टर्म क्या रही होगी, n-1 से जस्ट पहली वाली टर्म r की वैल्यू n-2, ये सब्स्टिट्यूट करता हूँ यहाँ पे,
सो log n माइनस टू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो log n टू द बेस 2 माइनस n माइनस 1 सब्स्टिट्यूट, n माइनस 2 सब्स्टिट्यूट करो ना यहाँ पे n माइनस 2, तो यहाँ पे n माइनस 1 टू द बेस 2 प्लस अब लास्ट टर्म सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ n माइनस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ n माइनस 1 सब्स्टिट्यूट कर दी तो बेस तो 2 ही रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा n प्लस 1 माइनस log n माइनस 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया तो n टू द बेस 2। ठीक है, आई होप कोई गड़बड़ी नहीं की है। r की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट की यहाँ पे तो log 2 आ गया माइनस 1 आ गया, r की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट की यहाँ पे तो यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे 2 आ गया, फिर r की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट की तो 4 और 3 आ गया, n माइनस 1 सब n माइनस 2 सब्स्टिट्यूट की थे तो n माइनस 2 से 2 गया ऐड गया तो यहाँ पे n आ गया, n माइनस 2 तो यहाँ पे n माइनस 1 आ गया, n माइनस 1 सब्स्टिट्यूट की तो यहाँ पे प्लस 1 और यहाँ पे n आ गया। ठीक है, अब देखिए इसको हम टेलीस्कोपिक सम बोलते हैं। ठीक है, टेलीस्कोपिक सम, टेलीस्कोपिक सम। ठीक है, टेलीस्कोपिक सम कैसे बोलते हैं कि जैसे टेलीस्कोप होता है ना कुछ इस तरीके से होता है, फिर उसके बाद छोटा से इस तरह से, फिर उसके बाद छोटा इस तरह से, इस तरीके से। तो जब हम इसको यूज करते हैं और खत्म और बंद करते हैं तो क्या हो जाता है, ये पूरा का पूरा ऐसे छोटा होते चलता है। जैसे अगर मैं इसको छोटा करूँ, इंक्रीज छोटा करूँ तो ये अंदर अंदर जाते जाता है और ये फर्स्ट और लास्ट टर्म बच जाती है। तो बहुत सारे टर्म्स, बहुत सारे ये जो होते हैं लेंथ वो छोटी होती जाती है। सिमिलरली इसमें भी यही होगा। कैसे होगा देखिए आप इस चीज को, अगर मैं देखूं तो n माइनस 2 इससे कैंसिल आउट हो रहा है और ये देखिए ये तो वैल्यू 0 ही है कि 2 की पावर 0 करने पे, मैं कोई और कलर का यूज करता हूँ, इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर तो 0 ही होगा log 1 टू द बेस 2 क्योंकि 2 की पावर 0 करने पे। नेक्स्ट ये कैंसिल आउट हो रहा है। सिमिलरली ये वाली टर्म दूसरी टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी, ये वाली टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगी और ये वाली टर्म ऑटोमेटिकली इससे पहली वाली टर्म से कैंसिल हो चुकी होगी। तो लास्ट में जस्ट मेरे पास ये वाली टर्म बच रही है, सिर्फ और सिर्फ ये वाली टर्म बच रही है। ये वाली टर्म भी बच सकती थी बट इसका आंसर 0 ही है। तो अल्टीमेटली जब मैंने इसको सॉल्व किया लेफ्ट हैंड साइड को, आई होप सबको क्लियर है, जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो मेरे पास फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा log n प्लस 1 टू द बेस 2। ये अपने पास लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके आ गया। अब राइट हैंड साइड को अगर मैं सॉल्व करूं, देखिए राइट हैंड साइड को अगर मैं सॉल्व करूं तो राइट हैंड साइड क्या है मेरे पास था प्रोडक्ट पाई r फ्रॉम 10 टू 99 log ऑफ r प्लस 1 टू द बेस r। सो क्या किया जाए, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं। देखिए r की वैल्यू 10 सब्स्टिट्यूट करूं तो यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ 11 टू द बेस 10 मल्टीप्लाई log ऑफ r की वैल्यू 11 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 12 टू द बेस 11 मल्टीप्लाई log ऑफ 13 टू द बेस 12 सो ऑन 98 टर्म सब्स्टिट्यूट करूं, r की वैल्यू 98 सब्स्टिट्यूट कर दूं कितना आएगा log ऑफ 99 टू द बेस 98 इंटू log ऑफ 100। जब मैंने 99 सब्स्टिट्यूट कर दी टू द बेस 99 आ जाएगा। अब मैंने एक चीज बताई थी बेस चेंज फॉर्मूला, जिसमें क्या होता है कि इसी को मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं log 100 अपॉन log 10। इन दोनों का बेस सेम मान लिया मैंने। सिमिलरली इस नेक्स्ट एक्सप्रेशन को कैसे लिखा जा सकता है, log 12 ओवर log 100। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करते हुए चलो तो यहाँ पे आ जाएगा log 99 अपॉन 98 इंटू log 100 log 99 डिनोमिनेटर में। अब ध्यान दीजिए तो ये log 100 log 11 से log 11 कट रहा है। देखिए log 12 से log 12 भी कट जाएगा, सारी की सारी टर्म्स कटती हुई चलेंगी। log 99 से log 99 और log 98 से भी इससे पहले वाली टर्म से कैंसिल आउट हो गया होगा। सो लास्ट में बचेगा मेरे पास दो टर्म्स। कौन से दो टर्म्स बचेंगी, एक ही वाली टर्म और एक ही वाली टर्म। तो ये क्या है log 100 अपॉन
log 10 है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, log 100 टू द बेस 10, और इसका आंसर आ जाएगा 2। सो ये जो है ये मैंने राइट हैंड साइड को सॉल्व करके आंसर निकाला कि राइट हैंड साइड को जब मैंने सॉल्व किया तो आंसर आया 2, एंड लेफ्ट हैंड साइड को जब मैंने सॉल्व किया था तो आंसर कितना आया था, देखिए ढूंढना पड़ेगा, हाँ ये रहा, ये था राइट हैंड साइड को सॉल्व करके और ये था लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके। अब जैसे कि क्वेश्चन था दोनों इक्वली थे, तो यहाँ पे आ जाएगा log n plus 1 to the base 2 must be equals to 2। क्या लगाएंगे, डेफिनेशन लगा देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा n plus 1 is equals to 2 raised to power 2। So n plus 1 is equals to 4, 2 raised to power 2 is 4, is same as n is equals to 3। So n की वैल्यू 3 आ जाएगी, so ऑप्शन सेकेंड अपना करेक्ट हो जाएगा, n की वैल्यू 3। So आप देख सकते हैं थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन था, ना ज्यादा डिफिकल्ट था ना ज्यादा इजी था, बट जस्ट क्वेश्चन था, इस साइड समेशन था, इस साइड प्रोडक्ट था, और हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। सो n की वैल्यू फाइंड आउट हमने कर लिया, तो n की वैल्यू 3 आंसर आ चुका है। सो आई होप ऐसा क्वेश्चन आपको आगे से कर लोगे। एक और क्वेश्चन इसी तरीके का हम ट्राई कर सकते हैं, देखिए ठीक है। क्वेश्चन है इफ a डिनोट्स द वैल्यू ऑफ, मेरे पास a डिनोट कर रहा है किसकी वैल्यू, log 10, एंड इनपुट में है ab प्लस अंडर रूट ab स्क्वायर माइनस 4 a प्लस b अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस log 10 ab माइनस अंडर रूट ab स्क्वायर माइनस 4a प्लस b, 4 टाइम्स a प्लस b डिवाइडेड बाय 2, 4 टाइम्स a प्लस b प्लस एंड माइनस, ठीक है। सिमिलरली एक और दे रखा है, b की वैल्यू मेरे पास दे रखी है, b कितना दे रखा है, 2 रेज टू पावर log 18 to the base 6 multiply 3 raised to power log 3 to the base 6, ये मेरे पास गिवन है। और यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन गिवन है कि a की वैल्यू 43 है और b की वैल्यू 57 है। सो अल्टीमेटली हमें इसकी वैल्यू निकालनी, a इंटू बी किसके इक्वल आएगा, ये अपने पास क्वेश्चन है कि a इंटू बी किसके इक्वल होना चाहिए। चलिए तो सॉल्व करते हैं इसको हम। देखिए सॉल्व करने से पहले एक बार क्वेश्चन को हम दोबारा से देख सकते हैं। सॉल्व करने से पहले हम डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करने में नहीं कूदना चाहिए हमें, ठीक है। जैसे लड़ाई करने से पहले हमें सामने वाली सेना में कितने सेनापति हैं, कितनी तलवारें हैं, कितने घोड़े हैं, कितने हाथी हैं, वो समझना पड़ता है ना। अदरवाइज हम ऐसा नहीं है कि यार हम 10 सैनिक लेके चले गए और वहां पे निकले 100 सैनिक, राइट, या 1 लाख सैनिक लेके चले गए और वहां पे निकले 10 सैनिक, ठीक है, तो उसमें नुकसान है अपना। तो इसीलिए क्वेश्चन को सीधे डायरेक्टली करने मत बैठो, क्वेश्चन को जस्ट एक बार ऑब्जर्व करो, क्या पता कोई चीज आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाए कि इस तरह से ये क्वेश्चन हो सकता है। तो जैसे आप a की वैल्यू को देखें तो एक चीज स्ट्राइक हो सकती है, कौन सी चीज स्ट्राइक हो सकती है कि log बेस 10 है यहाँ पे और यहाँ पे भी बेस 10 है, बीच में एडिशन है। सो एक फॉर्मूला होता था log का, कौन सा फॉर्मूला होता था, log a इंटू log a इंटू b इज इक्वल टू log a प्लस log b। तो ये इस तरह से दे रखा है log a प्लस log b। सो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a इज इक्वल टू log 10 a इंटू b, a इंटू b मतलब दिस इंटू दिस, तो ये ऊपर आ जाएगा ab स्क्वायर माइनस ab स्क्वायर प्लस 4 a प्लस b।
डिवाइडेड बाय 2 टू 4। क्या किया, दिस इंटू दिस कर दिया, ऊपर बन जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे बाहर माइनस था, बी स्क्वायर जब मैंने ओपन किया तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस बन गया, जो कि पहले माइनस हुआ करता था। 2 टू 4 यहाँ पे आ गया, और इसको मैं यहाँ से और यहाँ से कैंसिल आउट कर दूं तो क्या बन जाएगा, a इज इक्वल्स टू log 10 एंड 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, a प्लस बी बन जाएगा। अब a और b की वैल्यू है कितनी गिवन, a और b की वैल्यू 43 प्लस 57 है, तो 43 प्लस 57 करूँ तो 100 आएगा टू द बेस 10, तो यहाँ पे 2 आंसर आ जाएगा a की वैल्यू को सॉल्व करके। अब दूसरी चीज है b को सॉल्व करना। देखिए b मेरे पास कितना गिवन है, 2 रेज़ टू पावर log 18 टू द बेस 6 इनटू 3 रेज़ टू पावर log 3 टू द बेस 6। देखिए बेस तो सेम है दोनों का 6 6, ठीक है। ज्यादा कुछ पता नहीं लग रहा तो हम 18 को एक बार फैक्टराइज कर लेते हैं। और फैक्टराइज कैसे करें, ऐसे रैंडमली फैक्टराइज नहीं, यहाँ पे 3 यूज हो रहा है तो यहाँ पे 6 इंटू 3 लिख देते हैं। इसे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 6 इंटू 3 लिख के log 6 इंटू 3 टू द बेस 6 है, तो उसको आगे जाके कैसे हम ब्रेक करें, log 6 टू द बेस 6 प्लस log 3 टू द बेस 6, उससे होगा क्या, जो गिवन टर्म्स है उस फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 रेज़ टू पावर 18 को मैंने कैसे लिखा, 6 मल्टीप्लाई 3 टू द बेस 6 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर log 3 टू द बेस 6। आगे क्या किया जाए, जैसे मैंने बताया ऊपर log a इंटू बी का फॉर्मूला लग रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा log 6 टू द बेस 6 प्लस log 3 टू द बेस 6 मल्टीप्लाई 3 log 3 टू द बेस 6, ये साथ में गिवन था। देखिए आगे क्या कर सकते हैं हम, यहां पे बन जाएगा 2 रेज़ टू पावर 1 6 टू द बेस 6 इज 1 प्लस log 3 टू द बेस 6 एंड साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है 3 रेज़ टू पावर log 3 टू द बेस 6। आगे देखिए इसको मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर log 3 टू द बेस 6 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर log 3 टू द बेस 6। आई होप यहां तक कोई गड़बड़ी नहीं की है हमने। सो यहाँ पे 2 इंटू, अब यहाँ पे क्या हो गया, 2 की पावर भी 2 की पावर भी log 3 टू द बेस 6 है और 3 की पावर भी सेम है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 होल रेज़ टू पावर log 3 टू द बेस 6 लिखा जा सकता है, ऑब्वियसली लिखा जा सकता है। एंड आगे क्या करें, 2 इंटू 2 3 6 बन जाएगा, 6 रेज़ टू पावर log 3 टू द बेस 6 आ जाएगा। आगे क्या करें, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, कौन से इंटरचेंज हो जाएंगे, प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, ये दोनों इंटरचेंज हो सकती हैं, तो क्या बन जाएगा यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर log 6 टू द बेस 6, ठीक है, इंटरचेंज कर लिया। और इसकी वैल्यू 3 की पावर में है, इसकी वैल्यू तो 1 है, दैट मींस अल्टीमेटली कितना आ जाएगा 2 इंटू 3, और 2 इंटू 3 कितना बन जाता है 6। अच्छा ये 6 आ गया, क्या 6 आया, b की वैल्यू 6 आई है, a की वैल्यू कितनी आई थी, a की वैल्यू आई थी 2। सो अल्टीमेटली अपना फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर a इंटू बी निकालना था, तो a इंटू बी कितना हो जाएगा, 2 इंटू 6 कितना आ गया 12। सो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 12, ये अपना आंसर आ गया, ए बी इज इक्वल्स टू 12। सो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हो गया, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, बट इतना भी ज्यादा ट्रिकी नहीं कि नहीं हो पाए एग्जाम में। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया। आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। एक क्वेश्चन था जो जेई एडवांस 2013 में आया था, 4 मार्क्स का, जेई एडवांस 2013 में, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एक से ज्यादा करेक्ट ऑप्शंस हो सकते हैं, लॉग के बेसिस पे सेम क्वेश्चन था, तो उसको भी हम ट्राई कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, इफ 3 रेज़ टू पावर x is equals to 4 raised to power x minus 1, 3 raised to power x is equals to 4 raised to power x minus 1,
देन x की वैल्यू क्या होगी? फर्स्ट ऑप्शन 2 टाइम्स log 2 to the base 3 upon 2 times log 2 to the base 3 minus 1. Second option 2 upon 2 minus log 3 to the base 2. Third option 1 upon 1 minus log 3 to the base 4. एंड डी ऑप्शन है, ठीक है, थर्ड ऑप्शन है डी ऑप्शन बोले। फोर्थ ऑप्शन 2 टाइम्स log 3 to the base 2 अपॉन 2 टाइम्स log 3 to the base 2 minus 1। हाँ जी, ये क्वेश्चन है। एंड एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं ऐसे क्वेश्चन में। हम एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, हम एक ऑप्शन, दो ऑप्शन तो देख सकते हैं किसी न किसी तरीके से, बट हर एक ऑप्शन पे ऐसा शक होता है हमारा कि ये सही हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा ज्यादा गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं। बट चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए मेरे पास जो गिवन है वो है 3 raised to power x इज इक्वल टू 4 raised to power x मल्टीप्लाई 4 raised to power -1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से बन जाएगा 3 raised to power x इज इक्वल टू 4 raised to power x इंटू 4 raised to power -1 इज 1/4 बन जाएगा, इजिली बन सकता है। ओके, 4 को मैं इस साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा 4 टाइम्स 3 raised to power x इज इक्वल टू 4 raised to power x। बस इतना ही किया अभी हमने। ओके, आगे देखिए। सो अब ऑप्शन की तरफ ध्यान दें अगर हम, सो ऑप्शन में क्या हो रहा है? फर्स्ट ऑप्शन में log का जो बेस है वो 3 है, सेकेंड ऑप्शन में log का बेस 2 है, थर्ड ऑप्शन में log का बेस 4 है, एंड फोर्थ ऑप्शन में log का बेस 2 है। सो क्या करें भाई, इस इक्वेशन में हम 1 बाय 1 जो log का बेस है वो अप्लाई कर देते हैं। तो log का बेस, पहले ऑप्शन को देखते हुए मैं log का बेस 3 अप्लाई कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में, ठीक है। क्या अप्लाई कर रहा हूँ? log का बेस 3 अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। सो एक काम करते हैं, यहां से जैसे मैं log का बेस 3 अप्लाई करूंगा, जाएगा log ऑफ 4 मल्टीप्लाई 3 raised to power x इज इक्वल्स टू 3 अप्लाई कर रहा हूं यहाँ पे 4 raised to power x। क्या करूंगा आगे? इसमें मैं log की प्रॉपर्टी लगा दूंगा, log a इंटू log b, log 4 to the base 3 प्लस अब 3 raised to power x आएगा और उसकी बेस 3 आएगी, तो x आगे आ जाएगा और मल्टीप्लाई आ जाएगा 1। आई होप ये समझ में आ गया। क्या किया? log a इंटू बी, log a प्लस बी आ रहा था, तो 3 raised to power x था, x की पावर आगे थी, 3x जो थी पावर थी वो आगे आ गई, और log 3 to the base 3 वो 1 लिख दिया मैंने। यहाँ पे भी x इज इक्वल्स टू log 4 to the base 3 है, ठीक है। अब ऑप्शन के साथ हमें मैच कराना है, तो ऑप्शन को भी साथ साथ में देखते रहते हैं, ठीक है। सो अब मैं क्या कर सकता हूँ? देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में 2 टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स log टू द बेस 2 है, बट अपना तो यहाँ पे 4 बन रहा है, यहाँ पे भी 4 बन रहा है, तो 4 नहीं चाहिए। क्या करना है? 2 raised to power 2 लिख देते हैं इसे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 को लिख दिया मैंने, इसको 4 को लिख दिया 2 raised to power 2। 2 raised to power 2 लिखूंगा तो 2 आगे आ जाएगा, तो 2 टाइम्स log 2 to the base 3 प्लस x इज इक्वल्स टू x इनटू, अब यहाँ पे भी यही किया, 2 टाइम्स log 2 to the base 3 आ जाएगा। आगे बढ़े, तो आगे बढ़ के क्या करेंगे? ये देखिए ये x है और ये x है, इसको एक साइड लेके आ जाते हैं। सो x को जैसे मैं एक साइड लेके आ गया, x को जैसे मैं एक साइड लेके आ गया, इसको मैं इस साइड लेके आ गया, तो 2 टाइम्स log 2 to the base 3 -1, ठीक है, इसको इस साइड लेके आ गया, वो उस साइड ही रहा, इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स log 2 to the base 3 है। हाँ जी, बिल्कुल सही। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 2 टाइम्स log 2 to the base 3 अपॉन 2 टाइम्स log 2 to the base 3 -1। सो क्या ये ऑप्शन ए के साथ मैच कर रहा है? हाँ जी, बिल्कुल मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो गया। अब ऑप्शन बी को भी चेक करना, ऑप्शन
2 को भी चेक करना है कि क्या ये ऑप्शन 2 भी तो करेक्ट हो सकता है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में था ये, तो एक से ज्यादा करेक्ट हो सकते थे। सो ऑप्शन 2 को चेक करने के लिए हमें एक चीज का ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में log का बेस 3 था, यहाँ पे log का बेस 2 है, तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में log टू द बेस 3 अप्लाई किया था, अब हमें log टू द बेस 2 अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में log टू द बेस 2 अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है मेरे पास, इसमें log टू द बेस 2 में अप्लाई करो तो यहाँ पे आ जाएगा log 4 टू द बेस 2 प्लस x टाइम्स log 3 टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू x टाइम्स log 4 टू द बेस 2। थोड़ा सॉल्व करें तो ये 2 आ गया प्लस x टाइम्स log 3 टू द बेस 2 और यहाँ पे आ जाएगा 2x। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे x को मैं एक साइड लेके आ जाता हूं, तो x को एक साइड लेके आने के बाद क्या बनेगा, x में इस साइड लेके आ गया तो यहाँ पे बन जाएगा 2 माइनस, अब ये इस साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा log 3 टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू 2 एज इट इज रहेगा यहाँ पे 2। तो लास्ट में अगर हम सॉल्व करें इसे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 2 माइनस log 3 टू द बेस 2, जो कि अपना सेकंड ऑप्शन है। ये देखिए सेकंड ऑप्शन भी ट्रू है। थर्ड ऑप्शन देखिए, थर्ड ऑप्शन को देखना भी बहुत आसान है। देखिए जैसे फर्स्ट ऑप्शन में बेस 3 था, बेस 2 है, अब बेस 4 है, तो फर्स्ट ऑप्शन को सॉल्व करने के लिए, प्रूव करने के लिए हमने बेस 3 अप्लाई किया था, फिर बेस 2 और अब हमें बेस 4 अप्लाई करना पड़ेगा। फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन हम प्रूव कर चुके हैं कि ये दोनों सही हैं। हम एक चीज ध्यान दे रहे थे कि 3 और 2 बेस है यहाँ पे, अब यहाँ पे बेस कितना है, 4 है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट बेस 4 अप्लाई कर देंगे किस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में। सो बेस 4 अप्लाई कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या ये सही है। सो यहाँ पे बेस 4 अप्लाई करें तो यहाँ पे आ जाएगा log 4, इनपुट में 4 इंटू 3 रेज़ टू पावर x इज इक्वल्स टू log टू द बेस 4 और 4 रेज़ टू पावर x। सो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस x टाइम्स log 3 टू द बेस 4 इज इक्वल्स टू जस्ट x आ जाएगा। सो ऑप्शन में, ठीक है, तो कुछ आ सकता है, यस बिल्कुल आ सकता है, तो इसको मैं इस साइड लेके आ जाता हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा x टाइम्स 1 माइनस log 3 टू द बेस 4 इज इक्वल्स टू 1। सो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर 1 माइनस log 3 टू द बेस 4। सो बिल्कुल सही है, थर्ड ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। अब फोर्थ ऑप्शन देखें, फोर्थ ऑप्शन क्या आ रहा है, 2 टाइम्स log 3 टू द बेस 2 अपॉन 2 टाइम्स log 3 टू द बेस 2 माइनस 1। बट ध्यान दें तो हम बेस 2 ऑलरेडी ले चुके हैं, बेस 2 यहाँ पे मैं ले चुका हूँ। अब बेस 2 यहाँ पे लेके आंसर तो कुछ इस तरीके से आया, 2 अपॉन 2 माइनस log 3 टू द बेस 2। क्या इसको मैं इस तरह से बनाया जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, क्योंकि बेस 2 ऑलरेडी मैंने कंसिडर कर लिया है, यहाँ पे बेस 3 कंसिडर कर लिया, यहाँ पे बेस 4 कंसिडर कर लिया, तो तीनों ऑप्शन तो मैच कर गए, बट ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं है किसी भी ऑप्शन के इक्वल, क्योंकि जब मैंने बेस 2 लूंगा तो ये आ रहा है बट ये नहीं आएगा, तो फोर्थ ऑप्शन अपना इनकरेक्ट हो जाएगा। सो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन अपना बिल्कुल सही होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था जेईई एडवांस 2013 का, सो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। सो हमें फिनिश करते हैं लॉग का लेक्चर। आई होप आपको इनफ प्रैक्टिस मिल गई होगी क्वेश्चंस की, बहुत अच्छे से आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी, समझा होगा उन चीज़ों को, लॉग का ग्राफ समझा होगा, डेफिनेशन समझी होगी, और इम्पॉर्टेंट है कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो जरूर समझा होगा। सो ये 2 लेक्चर्स का हमारा लॉग का पूरा सीरीज थी, ये खत्म हो गई है। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इरैशनल, रैशनल, मॉडुलस, नेक्स्ट वाला जो लेक्चर है वो आपका मॉडुलस फंक्शन हो गया, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है। सो आगे आने वाले लेक्चर में हम इसे शुरू करेंगे। सो थैंक यू सो मच।